हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग बात करने वाले हैं रोमन साम्राज्य में दास प्रथा के बारे में। तो मैं बहुत टाइम से देख रहा था मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैं रोमन साम्राज्य में दास प्रथा को लेकर के एक वीडियो को बनाऊं, तो आज मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। इसमें मैं आप लोगों को रोमन साम्राज्य की दास प्रथा के बारे में एकदम कंप्लीट जानकारी दे दूंगा। तो दास प्रथा में देखो, मैं आप लोगों को आज दास अर्थव्यवस्था के बारे में बताऊंगा कि जो दास थे वो किस प्रकार से उन लोगों ने योगदान किया था रोमन अर्थव्यवस्था को संभालने में, किस प्रकार से रोमन अर्थव्यवस्था दासों पर निर्भर थी। और इसके अंदर ही मैं अब आप लोगों को बताऊंगा कि जो दासता थी और समाज वो किस रूप से मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए थे, कि दासों का मतलब समाज में क्या रोल था, उनका कैसा उनके साथ व्यवहार होता था। ये सब कुछ आप लोगों को इस वीडियो के अंदर आज कंप्लीट पता लगेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलो हम लोग बात कर लेते हैं दास अर्थव्यवस्था के बारे में। तो देखो, रोमन जो साम्राज्य था उसमें दास प्रथा जो थी ना वो शुरू से ही मौजूद थी, ठीक है। लेकिन दूसरी शताब्दी बीसी से लेकर दूसरी शताब्दी सीई तक, मतलब जब रोमन साम्राज्य अस्तित्व में आया और उसका अंत हुआ, इस समय तक क्या था, यह जो दास प्रथा थी वो बहुत ज़्यादा बड़ी और विशाल प्रथा के रूप में अस्तित्व में आई थी, ठीक है। हालांकि यहाँ पे क्या था, अन्य श्रम प्रथाएं जैसे कि मान लो पट्टेदारी हो गई, है ना, और जैसे कारीगर लोग हो गए, ये सब भी अवेलेबल था। लेकिन जो उत्पादन की जो प्रणाली थी, मान लो कि जो सबसे ज़्यादा जो अर्थव्यवस्था में योगदान जा रहा था वो क्या जा रहा था, दासता से जा रहा था, ठीक है। मान लो कि जो उत्पादन की अन्य जो प्रणाली थी, ठीक है, कारीगर हो गए, कुछ भी उद्योग उद्योग हो गए, उद्योग में कारीगर काम कर रहे हैं, तो इन सब से तो देखो अर्थव्यवस्था में योगदान था ही, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो बड़ा योगदान था वो यहाँ पे दासता से था। और दासता सबसे ज़्यादा थी कृषि में, ठीक है। तो कृषि के लिए सबसे ज़्यादा वहाँ पे श्रम चाहिए था। तो कहने का मतलब है कि कृषि जो थी वो सबसे ज़्यादा बड़ी मात्रा में योगदान देती थी रोमन की अर्थव्यवस्था में। और कृषि को करने के लिए सबसे ज़्यादा यहाँ पे दास थे, तो एक तरह से दासता जो थी वो अर्थव्यवस्था में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान देती थी, ठीक है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं पेरी एंडरसन के बारे में। इनका नाम आप लोग याद कर लेना। पेरी एंडरसन जो थे वो कहते थे दास प्रथा ही एक ऐसी आर्थिक लगाम है जिससे शहर और गांव जो थे वो एक साथ जुड़े हुए थे। लेकिन ये कहते हैं कि ये जो व्यवस्था है इससे सबसे ज़्यादा जो लाभ है वो किसको हो रहा है, अभिजात वर्ग को हो रहा है, शासक वर्ग को हो रहा है। क्योंकि ये लोग तो देखो काम करने जाते नहीं थे, दासों को लगा दिया यहाँ पे काम पे, और प्रॉफिट जो हुआ उसको खुद लेकर के चले गए। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट था वो खुद लेकर के चले जाते थे, और जो दास होते थे उनको जीवन यापन के लिए भी चीज़ों जो थी वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से मिल पाती थी। आई होप आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ रहा होगा मेरे कहने का क्या मतलब है। अगर आप लोगों को कुछ भी समझ नहीं आता है तो आप लोग मुझसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं कि रोमन साम्राज्य के बारे में मैं पहले से ही 3-4 वीडियो और बना चुका हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से जाकर के देख लेना। क्योंकि अगर आप लोग उन वीडियोस को देख लोगे तो उसके बाद अगर इसे देखोगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। वैसे भी आप लोग वैसे भी इस वीडियो को देख सकते हो, क्योंकि ये एक सेपरेट टॉपिक है कि रोमन साम्राज्य में दासता कैसी थी, तो आप लोग इसे देख सकते हो। लेकिन वैसे तो मेरा मानना है कि आप लोग पहले उन वीडियोस को देख लो ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आए। तो देखो यहाँ पे एक दूसरे इतिहासकार हैं, इनका नाम है हॉपकिंस, ठीक है। ये कहते हैं कि जो 7 कारण थे उनकी वजह से रोमन अर्थव्यवस्था में जो दास प्रथा थी वो बहुत ही ज़्यादा व्यापक होती चली गई थी। पहला कारण इन्होंने दिया लगातार युद्ध का, दूसरा दिया लूट का अंतर्प्रवाह, तीसरा कारण दिया लूट भूमि में निवेश, चौथा था भूसंपत्तियों का निर्माण, पांचवा था किसानों की दरिद्रता, छठा था शहरों की ओर पलायन, ये और होगा, सॉरी यहाँ पर गलती से टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, और सातवां होगा बाजारों में वृद्धि। तो देखो मैं आप लोगों को ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो देखो इन्होंने पहला जो पॉइंट दिया है उसके अकॉर्डिंग क्या था, देखो लगातार युद्ध हो रहे थे। मान लो कि जो रोमन एम्पायर था वो किसी दूसरे के एम्पायर पे अगर जब मान लो कि युद्ध कर देता था तो क्या होता था, लॉस इसका भी होगा, चाहे ये युद्ध जीत जाए लेकिन लॉस इसका भी होगा। तो हारे हुए को ज़्यादा लॉस होता है, लेकिन जो जीता हुआ होता है वो लॉस की भरपाई वो क्या करता है, जीते हुए क्षेत्र से ही करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो लगातार युद्ध हुआ, इसका भी लॉस हुआ, इसका भी लॉस हुआ, तो इनको जो लॉस की भरपाई वो कैसे करेंगे। तो देखो युद्ध में जो लॉस होता था उसकी भरपाई के लिए देखो क्या करते थे, ये लोग दास बना लेते थे। मान लो कि यहाँ पे जितने भी यहाँ पे युद्ध हुए, यहाँ पे लोगों को क्या करा, इनकी ज़मीनें हड़प ली, इनको दास बना लिया, और क्या करा, इनको बहुत ही ज़्यादा अपने काम के लिए यूज़ करने लग गए, ठीक है। जिससे क्या होता है कि लगातार युद्ध होते चले गए,
और युद्ध में इनको प्रॉफ़िट होता गया और यहाँ पे जो लोग मिलते थे उनको दास बनाते चले गए। अब दूसरा पॉइंट इन्होंने दिया लूट का अंतःप्रवाह। मतलब कि लूट का जो भी सामान-वामान जो लोग मिलता था उसको क्या करते थे अपने कंट्री में ले आते थे। मान लो कि यहाँ पे इन्होंने इस पे अटैक किया और यहाँ पे जो भी चीज़ इन लोगों को मिली वो अपनी कंट्री में लेकर के आ गए। और यहाँ से ऐसा ही नहीं था कि जो सामान सिर्फ़ लेके आते थे, यहाँ से ये लोग लोगों को भी लेकर के आते थे, ताकि उनको दास बना करके अपने खेतों में या फिर अपनी ज़रूरत के हिसाब से काम कराया जा सके। और यहाँ पे जो लोग होते थे, उनकी ज़मीनें भी ये लोग हड़प लेते थे, ठीक है? लेकिन ये जो प्रॉफ़िट जो जाता था ना, वो सब कुछ क्या जाता था, कुलीन वर्ग को जाता था, जो शासक वर्ग होता था, उसको जाता था। ऐसा नहीं था कि जो वहाँ पे सैनिक थे, उनको यहाँ पे ज़्यादा मतलब प्रॉफ़िट दिया जा रहा हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। यहाँ पे सब कुलीन वर्ग लोग जो थे, वो हड़प लेते थे। देखो तीसरा पॉइंट ये बताते हैं लूट भूमि में निवेश। लूट भूमि में निवेश का मतलब ये है कि मान लो जो जीती हुई ज़मीन होती थी, यहाँ पे ये लोग क्या करते थे, मान लो एक उद्योग लगा दिया, एक कारखाना स्थापित कर दिया, तो उसमें काम करने के लिए ये लोग कहाँ से लाएँगे? इसीलिए क्या करते थे, दास बना लेते थे। यहाँ से भी दासता को बढ़ावा मिलता था। चौथा हो गया भू-संपत्तियों का निर्माण। मान लो कि जब इतना ज़्यादा यहाँ पे लैंड ये फ्री में लोगों को मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, भू-संपत्तियाँ तो आएँगी ही आएँगी। तो जिससे क्या होता था, ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता था कि जब लैंड इतना ज़्यादा इनको मिलेगा तो उसके लिए यहाँ पे दासों की भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि उनको यहाँ पे काम करवाना है। ऐसा तो है नहीं कि जो लैंड मिला है उसको ये लोग खाली छोड़ देंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण था जिससे कि यहाँ पे दासता जो थी वो बहुत ज़्यादा व्यापक होती चली गई। अब 5वां पॉइंट है किसानों की दरिद्रता। देखो किसान क्या होते थे, वो सिर्फ़ खेती करते थे और अपना घर चलाते थे। अब मान लो कि इनकी यहाँ पे इतनी ज़्यादा बुरी हालत हो जाती थी कि ये लोग क्या करते थे, अपनी ज़मीन को भी छोड़ने को तैयार हो जाते थे। और जैसे ही लोगों के पास जब कुछ करने-धरने को नहीं रहता था, तो इनको क्या था, दास बना लिया जाता था। और ये एक तरह से क्या थे, ये इनका जो जीवन होता था, फिर जो जो इनका दासों का जो स्वामी होता था, उनके ऊपर पूरा निर्भर हो जाता था। वो चाहे इनसे कुछ भी कराए, ये लोग बेचारे कुछ भी नहीं कर सकते थे। किसानों की इतनी ज़्यादा बुरी हालत होती जा रही थी कि वो भी दास बनते चले जा रहे थे। ठीक है? अब आप लोग सोचोगे कि मैं दास बनते चले जा रहे थे, तो खेती तो दास ही कर रहे थे ना, तो ऐसा नहीं था देखो। कुछ लैंड्स जो थे वो मतलब कि पूरे तरह से उनका कब्ज़ा वो कुलीन तंत्र का ही था, मतलब कुलीन वर्ग के लोगों का ही था। और दूसरे कुछ छोटे-छोटे थे लैंड्स, जिन पे कुछ किसानों का हक था। मान लो कि इन पे किसी इनका वो नहीं था कि तुम हमें मतलब ये हमारा लैंड है, ऐसा नहीं था। मान लो कुछ जो ये कुछ किसान जो थे ना, इनके पास में भी मतलब इतना ज़्यादा इनकी बुरी हालत होती चली जा रही थी कि ये लोग क्या करते थे, अपनी ज़मीन को छोड़-छाड़ के निकल लेते थे। और ये क्या करते थे, मान लो यहाँ से तो भाग गए, यहाँ से तो इन लोगों ने अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, लेकिन ये लोग इनको पकड़ के यहाँ पे क्या करते थे, दास बना लेते थे। और उसके बाद में क्या करते थे, इनसे अपने अनुसार काम करवाते थे, ठीक है? अब शहरों की ओर पलायन, मान लो कि यहाँ से हाँ, इस पॉइंट से ही रिलेटेड है कि मान लो कि किसान जब इतना ज़्यादा दुखी हो जाता है, तो वो गाँव से क्या करेगा, शहर की तरफ भागेगा। अब जो शहर होगा, वहाँ पे क्या था, वहाँ पे शहर में तो देखो अधिकतर उद्योग होते हैं, खेती-बाड़ी बहुत ही ज़्यादा कम होती है। उद्योग हो गए, कारखाने हो गए, तो जो औद्योगिक जो एरिया होता था, वहाँ पे जाके ये रहने लग जाते थे। और वहाँ पे रहने लगते थे, तो इन लोगों से क्या करते थे, मान लो इन्हें पकड़ लिया किसी ने या फिर ये खुद ही चले जाते थे, कि क्योंकि जीवन यापन करने के लिए इन्हें कुछ तो चाहिए ही होगा। इसीलिए जाते थे, कारखानों में काम करने लग जाते थे और वहाँ पे वो ये दास बन के रह जाते थे। अब 7वां पॉइंट है बाज़ारों में वृद्धि। देखो लूट हो रही थी, इनको एरिया मिल रहा था। अब लूट के साथ-साथ में एरिया मिल रहा था और एरिया के साथ-साथ इनको दास, मज़दूर भी मिल रहे थे। जिससे क्या था कि मार्केट जो थी उसमें लोगों की मतलब आवाजाही बढ़ गई, जिससे कि क्या था, मतलब लोगों की डिमांड बढ़ गई, सामान की डिमांड बढ़ गई, तो बाज़ारों में भी देखिए वृद्धि होते चली गई। धीरे-धीरे करके क्या था, ये भी एक दासता को बढ़ावा देने का पॉइंट था, क्योंकि बाज़ार में क्या होगा, जो सामान जो भी आएगा, लाएगा, वो सब दास ही लेकर के आएँगे। और जो उसको बेचेगा वो भी दास ही, क्योंकि ये जो कुलीन वर्ग के लोग होते थे, ये कुछ नहीं करते थे। ये सब कुछ जो अपना काम था, वो सब कुछ दासों से कराते थे, ठीक है? इसलिए ये भी एक पॉइंट है जो दासता को बढ़ावा देने में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। देखो, यहाँ पे एक पॉइंट ये है कि आरंभिक गणतंत्र जो था, मतलब कि जब रोमन साम्राज्य के गणतंत्र की जब शुरुआत हुई थी, उस टाइम पे जो क्या था, ऋण दासता जो थी वो पूरी तरह से खत्म कर दी गई थी। ऋण दासता देखो कैसी होती है कि मान लो कि किसी ने यहाँ पे, एक कुलीन वर्ग ने किसान को यहाँ पे कर्जा दे दिया और वो कर्जा नहीं दे पा रहा है, तो उन्होंने क्या करा कि जब तक तू मेरा कर्जा नहीं निपटाएगा, तो तुझे मेरा दास बन के रहना पड़ेगा। तो ये जो चीज़ थी, इसको तो पूरी तरह से जब रोमन गणतंत्र की स्थापना हुई, उसको तो खत्म कर दिया गया था, ठीक है?
लेकिन जो ग्रामीण जो ऋणग्रस्तता से जो लोग जो प्रभावित थे, ठीक है? उन्होंने क्या करा, उनकी देखो ज़मीनें तो पहले से ही हड़प ली थी और उनको दास बना लिया था। लेकिन उनको जो क्या करा, इन लोगों ने मुक्त वहाँ पे नहीं किया। मतलब बंधुआ मज़दूर जो बना कर के जो इन लोगों ने रख रखा था, उनको तो छोड़ दिया, लेकिन जो इनकी ज़मीनें थी वो इनको वापस नहीं दी थी। देखो जिससे देखो क्या हुआ फिर, मान लो कि ये वाले इन लोगों ने जो बंधुआ मज़दूर जो बना रखे थे कि ऋण जब तक मेरा नहीं मिल जाता तब तक हम नहीं छोड़ेंगे, वो लोगों को तो इन लोगों ने छोड़ दिया, लेकिन इनका लैंड जो इनके पास था और युद्ध से भी देखो इनको इतने सारे लैंड्स मिलते जा रहे थे, तो इनको देखो काम करने के लिए कुछ तो लोग चाहिए ही थे। अब इन लोगों को तो देखो छोड़ना पड़ गया और दासता के बिना इन लोगों का संभव नहीं था कि ये खेती-बाड़ी कर पाते। ये भी एक कारण था जिसने दास प्रथा को बहुत ही ज़्यादा मतलब व्यापक रूप में किया। मान लो कि जहाँ पे युद्ध किया, यहाँ से कुछ लोगों को लिया, दास बनाया और अपने यहाँ पे लेकर के काम करवाने लग गए। देखो ये दोनों एकदम अलग हैं। आप लोग कहीं सोचो कि जो ऋण दासता थी और ये जो है वो एकदम सेम है, नहीं ये एकदम अलग है, क्योंकि इन लोगों ने इनसे कर्जा लेके रखा था और ये दे नहीं पा रहे थे, इसलिए ये दास बने थे। और ये इसलिए दास बनाए गए हैं कि ये लोग युद्ध में हार गए और इन लोगों को इन्होंने जबरन पकड़ के दास बना दिया, ठीक है? इसीलिए देखो यहाँ पे दास प्रथा बढ़ती चली गई। देखो मैंने आप लोगों को यूनान जो इससे पहले का जो चैप्टर था, उसके बारे में मैंने वीडियो पहले से अपलोड कर रखी है। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा तो उसको देख लेना। तो उसमें क्या था, जो यूनान था, ठीक है? उसने क्या था, जो उसने खेती के ना बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके जो थे वो अपना लिए थे। और यही जो तरीके थे वो कुलीन वर्ग के लोग जो रोमन एम्पायर था उसके अंदर जो थे वो अपनाना चाहते थे। इसीलिए क्या कर रहे थे, भूमि को ना खरीदने के लिए प्रोत्साहित होते जा रहे थे। कौन? कुलीन शासक, मतलब कुलीन वर्ग के जो लोग थे। इन्होंने देखो क्या करा, अनाज की खेती को छोड़-छाड़ के बड़े पैमाने पे जैतून का तेल हो गया, अंगूर हो गया, मदिरा हो गई और भेड़-मवेशी पालन हो गया, इन सब का क्या करा, इन लोगों ने शुरुआत कर दी। इन लोगों ने यहाँ पे ये सब कुछ शुरू तो कर दिया, लेकिन जो इन्होंने ये सब कुछ शुरू किया था, वो सिर्फ़ उन्हीं ज़मीनों पे किया शुरू, जो इन लोगों ने युद्ध में जीती थी, ठीक है? और जो भी ये वहाँ पे युद्धबंदी मिलते थे और उनकी ज़मीनें मिलती थी, उनसे ये लोग सब कुछ एक कारण मतलब काम करवा लेते थे और जो भी लाभ होता था वो खुद लेकर के चले जाते थे। यहाँ पे देखो मैंने लिखा है, युद्धबंदियों ने खेतों में काम किया, इन बागानों को लैटिफंडिया कहा जाता है, कहा गया। मान लो कि ये जो युद्ध वाली ज़मीन थी, जो रोमन एम्पायर के कुलीन वर्ग ने जीत रखी थी, यहाँ पे क्या करा, इनकी ही ज़मीनों पे इनसे ही काम करवा करके, इनको दास बना के काम करवा के अपनी मनमर्जी खेती करवाई, अपनी मनमर्जी काम करवाया और ऐसे बगानों को मतलब ऐसी जो जगहें थी उनको क्या कहा गया, लैटिफंडिया नाम दिया गया। देखो ये जो लैटिफंडिया है, इसकी जो उत्पत्ति है वो युद्धों से ही संभव हो पाई थी, क्योंकि युद्ध जब लड़े थे तभी इनके पास में जो ज़मीनें थी वो मिलना शुरू हुई थी। यहाँ पे देखो क्या था, लैटिफंडिया के द्वारा जो अर्थव्यवस्था थी रोमन एम्पायर की वो पूरी तरह से परिवर्तित होती जा रही थी और जो दासों की जो आपूर्ति हो रही थी वो युद्ध में जीते गए दासों द्वारा हो रही थी, ठीक है? और देखो वैसे तो छोटी-मोटी ये लोग डकैती-वकैती डालते रहते थे, जैसे मान लो कि समुद्र में कभी चले गए, वहाँ से डाका डाल के ले आए। मैं किन लोगों की बात कर रहा हूँ ये चीज़ ध्यान रखना, जो रोमन एम्पायर के जो बड़े तबके के लोग होते थे, शासक वर्ग के जो लोग होते थे, ये लोग ऐसा काम करते थे। कहीं से समुद्र में डकैती डाल ली, कहीं-कहीं डाके डाल लिए, ऐसा करके ये लोग क्या करते थे, अपनी संपत्ति को इकट्ठा करते थे। और देखो जो दासों के जो कार्य होते थे ना, वो दास निरीक्षक को सौंप दिए जाते थे। मान लो कि एक दास निरीक्षक बना दिया गया, ये बहुत सारे दास हैं, तो ये बंदे के ऊपर ज़िम्मेदारी थी पूरी कि उनको खेती में किस तरह से काम पे लगाएगा। मान लो कि किस तरह से इसको काम पे भेजेगा, किस तरह इसको भेजेगा। ये सब कुछ जो था वो इसके ऊपर ज़िम्मेदारी एक सौंप दी गई थी, जिसको दास निरीक्षक कहा गया। देखो जो-जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे दास अर्थव्यवस्था के अंदर, वो लगभग मैंने सारे ही बता दिए हैं और आप लोगों के अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है रोमन साम्राज्य में दासता के बारे में, तो आप लोग इन पॉइंट्स को लिख सकते हो। अगर देखो रोमन साम्राज्य में दासता के बारे में पूछा जाएगा, तो आप लोगों को अर्थव्यवस्था और समाज इन दोनों के बारे में बताना पड़ेगा कि जो दास थे उन्होंने अर्थव्यवस्था में कैसा योगदान दिया और उनके समाज में कैसी हालत थी, किस प्रकार से वो योगदान देते थे समाज में। ये सब कुछ लिखना पड़ेगा और मान लो कि अगर सेपरेट पूछ लिया कि अर्थव्यवस्था में कैसा योगदान था, तो आप लोगों को अर्थव्यवस्था के बारे में बताना होगा। शायद हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, बट आप लोगों को इसमें अच्छी तरह से इस टॉपिक को मैं क्लियर करवा दूँगा। आप लोग अगर इसे ढंग से एक बार पढ़ लेते हैं तो आपको ये दोबारा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? तो आइए हम लोग बात कर लेते हैं रोम में दासता तथा समाज के बारे में। तो देखो रोमन साम्राज्य के अंदर ना एक ऐसा कानून बनाया गया था जिससे कि दास जो होता था वो जो स्वामी होता था उसकी संपत्ति माना जाता था। मान लो ये एक व्यक्ति है,
इसके पास में मान लो कि ये एक दास है, ये एक दास है, ये एक दास है, ये एक दास है। तो इन चारों का जो स्वामी है वो ये बंदा था। मान लो कि इसका इन चारों के ऊपर फुल कंट्रोल रहता था कि ये जो भी कहेगा ये वही करेंगे, और अगर नहीं कर पाते थे तो इनको यहाँ पे दंड भी दिया जाता था, इनके ऊपर जुर्माना भी लगाया जाता था। ऐसा था कि मान लो कि अगर इनके स्वामी ने कुछ कह दिया, इनके मालिक ने कुछ कह दिया, तो इनको वो करना ही पड़ेगा, ठीक है? और अगर नहीं करते थे तो उनको फिर दंड दिया जाता था, सजा दी जाती थी। जो दास थे, देखो मैंने यहाँ पे एक इतिहासकार का नाम नहीं लिखा, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एक सेकेंड, वो मुझे माउस से लिखना नहीं आता इसलिए ऐसा हो रहा है, आप लोग समझ लेना। देखो इनका नाम था M.I, शायद ये एम थोड़ा ज़्यादा खतरनाक सा बन गया है। देखो M.I फिनले, ठीक है? देखो इनका नाम था M.I फिनले। इनके अनुसार जो दास था वो रिश्तेदारी से दूर रखा जाता था। मान लो कि जो दास परिवार जो होता था उनको अनुमति नहीं थी, लेकिन वो ऐसा कर सकते थे। अगर मान लो कि जो दास स्वामी जो होता था, मान लो ये बंदा चाहे तो उसको कह सकता है कि हाँ तुम फैमिली एक मतलब बना सकते हो, लेकिन लोगों को ऐसा करने की अनुमति नहीं थी। और जो युद्ध में जो दास बनाए जाते थे ना, इनके जो परिवार को होता था ना, ये लोग क्या करते थे, मान लो कि ये एक दास का परिवार है तो एक को इधर बेच दिया, एक को इधर बेच दिया, एक को इधर, एक को इधर, ऐसे करके उनको अलग अलग कर देते थे ताकि ये लोग कोई भी अपना परिवार के साथ ना रह सके। लेकिन इनका मान लो कि जो मालिक अच्छा होता था, अगर मान लो इनका, तो वो क्या करता था, इनको अनुमति दे देता था कि ये परिवार बना सकते हैं। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं दास प्रथा के बारे में कि समाज में दास प्रथा किस तरह से थी। देखो समाज में जो दास प्रथा थी ना रोमन समाज में, वो पिरामिड के आधार पर थी। मान लो जैसे मैंने यहाँ पे पिरामिड बना भी रखा है, रुको मैं ज़रा कलर चेंज पहले कर लेता हूँ, उसके बाद बात करते हैं। दिख नहीं रहा सही से कलर, ये दिखेगा, हाँ ये ठीक है। देखो तो जो दास प्रथा थी यहाँ पे वो एक पिरामिड के आधार पे थी। पिरामिड के आधार पे देखो कैसी थी वो मैं समझाता हूँ। मान लो कि सबसे ऊपर वो बंदे थे जिनके पास में सबसे ज़्यादा पैसा था समाज के, ठीक है? इसमें ज़्यादातर शासक वर्ग आते थे। फिर दूसरे में ऐसे लोग थे जिनके पास थोड़ा कम पैसा था। तीसरे में ऐसे लोग थे जिनके पास भी थोड़ा कम पैसा था, इनसे भी कम पैसा था। मान लो कि इनके पास इससे कम पैसा, इनके पास इससे कम पैसा, तो ऐसे जो था एक इन लोगों का एक स्ट्रक्चर बना हुआ था कि सबसे ज़्यादा जो पैसे वाला है उससे कम, फिर उससे कम। तो ये लोग अपनी आवश्यकता के अनुसार क्या करते थे, दासों को रखते थे कि मान लो कि इसके पास सबसे ज़्यादा पैसा है तो ये क्या करेगा, अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए जाहिर है कि बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में दास रखेगा। तो जितनी इसकी क्षमता होती थी ये उस हिसाब से दास रखता था, जितनी इसकी क्षमता होती थी वो इस हिसाब से दास रखता था, जिस जिस हिसाब से इसकी होती थी वो उतने रखता था। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये दासों का ये वितरण जो था वो यहाँ पे किया गया था। और तो और देखो यहाँ पे जैसी ये श्रेणियाँ हैं ना, मान लो कि जैसे इनको डिवाइड किया गया, इसी तरह से ना जो दास थे ना उनको भी यहाँ पे डिवाइड किया गया था। चलो उसके आगे हम लोग बात करेंगे। तो देखो यहाँ पे मैंने एक का नाम लिखा है विलिकस, एक दास निरीक्षक। देखो ये विलिकस नाम का एक व्यक्ति है, ये क्या था, एक दास निरीक्षक था। देखो ऐसे अगर आप लोग अपनी आंसर शीट में भी अगर ऐसे नाम लिख करके आओगे ना, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा चांसेस है कि दूसरे बच्चों से आपको ज़्यादा नंबर मिलेंगे, क्योंकि जो ऐसे जो वर्ड्स जो आप लोग लिख करके आओगे, ऐसे एग्जाम्पल जो आप लोग वहाँ पे दे करके आओगे, तो टीचर को लगेगा कि हाँ आप लोगों ने कुछ ज़्यादा ही डीपली इसको पढ़ा है, समझा है इसको। इसीलिए आप लोग ऐसे पॉइंट्स को लिखा करो, और मैं भी अपनी वीडियोस में ऐसी चीज़ों को ज़रूर लिखता हूँ। तो देखो विलिकस जो था एक दास निरीक्षक था। दास निरीक्षक का मतलब कि मान लो ये दास निरीक्षक है और ये सारे दास हैं, है ये भी दास ही, लेकिन इसको हेड बना दिया है दास का। मान लो कि अगर ये कभी जो यहाँ पे जो स्वामी है ये दासों का, ये मान लो किसी काम से अगर बाहर चला गया, तो इसकी अनुपस्थिति में ये जो दास निरीक्षक होता था ये यहाँ पे स्वामी बन के बैठ जाता था। मान लो कि ये इनको फिर पूरी तरह से कंट्रोल करता था, ये इनकी जमीनों की देख रेख करता था, इनके दासों को सही ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो सब देखता था। हालांकि इसका ये काम भी था कि इनका मतलब देख रेख करना, लेकिन जो इसके जो मान लो कि जो मालिक होता था उसके जाने के बाद में इसको फुल पावर मिल जाती थी, उनकी खेतों की देख रेख करना, सब कुछ मान लो कि जो भी कुछ था उस सब की ये देख रेख करता था। और जो निरीक्षक की जो पत्नी होती थी वो क्या करती थी, वो घरेलू मामलों को देखती थी। तो देखो जो दास निरीक्षक होता था उसकी जो पत्नी होती थी वो क्या करती थी, घरेलू मामलों को देखती थी। मान लो ये तो बाहर के मामले देखेगा और खेती बाड़ी को देखेगा,
जो दास निरीक्षक था उसकी पत्नी जो थी वो घरेलू मामले पूरे सँभालती थी, ठीक है? अब देखो यहाँ पे मैंने लिख रखा है गणतंत्र के अंत में 20 लाख दास। मान लो कि जो दास प्रथा थी सोचो इतनी ज़्यादा बड़ी मात्रा में थी कि जब गणतंत्र की शुरुआत हुई उससे यहाँ से ज़्यादा ही प्रचलन में आई और एंड तक ये रही। उसके बावजूद यहाँ पे जब एंड में जब देखा गया तो एवरेज निकाला गया तो लगभग जो 20 लाख लोग जो थे वो उस समय दासता से ग्रस्त थे इस समय पे रोमन एम्पायर में, ठीक है? अब देखो अनेक प्रकार के दासों का प्रयोग होता था कि मैंने आप लोगों को बताया था ना कि दासों की भी श्रेणियाँ थी। तो दासों का भी यहाँ पे विभाजन किया गया था कि ये दास ऐसा काम करेगा, ये दास ऐसा काम करेगा, ये दास ऐसा काम करेगा। तो चलिए देख लेते हैं कि वो कैसे थी। जो दास थे वो 3 प्रकार से बँटे हुए थे। पहला था घरेलू दास, दूसरे थे औद्योगिक दास और तीसरे थे सार्वजनिक दास। तो मैं आप लोगों को एक-एक करके इन तीनों के बारे में बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं घरेलू दास की। तो देखो जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है घरेलू दास। घरेलू दास का मतलब हो गया कि जो घरों में काम करते थे, जो शासक वर्ग के परिवार के साथ में मिल-जुल करके रहते थे और जो उनके कार्य होते थे, घरों के कार्य होते थे, वो सब कुछ यही करते थे, घरेलू दास। देखो लगभग जो घर थे ना, मान लो कि जितने भी रोमन घर थे, उनमें कई से लेकर के ना मान लो कि 2-4 से लेकर के कहीं-कहीं तो हज़ारों की संख्या में दास हुआ करते थे एक-एक घर में। देखो वैसे एक बंदा था जिसका नाम था केलियस आइसोडोसस। इस बंदे के पास में अकेले के पास में सोचो 4116 दास थे। सोचो ये इतनी बड़ी संख्या में दास रखता था। सोचो इतनी बड़ी संख्या में एक बंदे के पास दास थे, तो आप लोग सोच सकते हो कि जो कुलीन वर्ग के जो लोग थे उनके पास कितने ज़्यादा दास होंगे, ठीक। वास्तव में जो देखो क्या था कि जो दास था ना वो समाज में दिखावे का प्रतीक बन गए थे। मैंने आप लोगों को बताया था ना कि किसी के पास में ज़्यादा पैसा, फिर कम पैसा, फिर उससे कम पैसा। तो ये लोग क्या करते थे ना इस सब को शो करने के लिए सबसे ज़्यादा ना ये लोग क्या करते थे दास खरीदते थे। दासों से दिखावा करते थे कि हाँ, मेरे पास इतने दास हैं, तो उस लोग ना मतलब पहचानते थे भी कि हाँ, मान लो इसके पास में इतने दास हैं तो इसके पास ज़्यादा पैसा होगा, इसके पास इतने दास हैं तो इसके पास इतना पैसा होगा। इस हिसाब से जो था वो दास जो थे वो समाज में दिखावे का प्रतीक बनते चले गए थे। और तो और देखो जो कम समृद्ध घर लोग जो होते थे ना, मान लो कि इनके पास तो खूब पैसा था, ठीक है? मान लो कि जो गरीब थे उनसे तो कहीं गुना पैसा था, लेकिन जो सैनिक वगैरह हो गए या फिर कोई प्रतिष्ठित जो काम करते थे, मान लो किसी का कोई कारखाना है या छोटे-मोटे लोग जो मतलब समृद्ध थे थोड़े से, वो लोग भी यहाँ तक दास रखने लगे थे। वो लोग भी सोचो दास रखने लग गए थे। ऐसा समाज में ये एक दिखावा चल गया कि जिसके पास में ज़्यादा दास, उसकी उतनी ज़्यादा ऊँची प्रतिष्ठा होती थी। समृद्ध जो घर होते थे उनमें देखो दास होने लग गए, जैसे मैंने आप लोगों को बता दिया कि सैनिक वगैरह इन सब के घरों में ज़्यादातर मिलते थे और वो दास देखिए कैसे नर्स हो गया, रसोइया हो गया, माली, सफाई कर्मचारी, इन सभी का काम करते थे। लेकिन जो अधिकतर जो दास थे ना, वो अलग-अलग कार्य किया करते थे। जैसे कि देखो मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, पहला दास था प्रोक्यूरेटर। ये क्या करता था, घर के बाहर के काम करते थे। मान लो ये घर है और ये अंदर का घर, ये पूरा गार्डन-वार्डन है। तो यहाँ पे मतलब पूरे घर के जो बाहर का जितना भी काम है, मान लो कि सब्ज़ी-वब्ज़ी लानी है किसी को या कुछ सामान लाना है, तो ये जो प्रोक्यूरेटर थे, इनके ऊपर ये काम सौंपा गया था। एक था एंट्रीएसिस। एंट्रीएसिस मतलब कि घर के अंदर का काम। मान लो कि घर में खाना वगैरह बनाना हो गया या फिर कोई और काम हो गया घर के अंदर कि कपड़े-वपड़े धोने हो गए, ऐसे जो काम थे वो इन लोगों को दिए जाते थे। तीसरा जो है वो था, देखो तीसरा नाम है ये, देखो एक तो नाम थोड़े टफ हैं क्योंकि ये हमारे इंडिया के तो है नहीं, ये दूसरी कंट्री के नाम है, तो उन लोगों के लिए तो ये सिंपल होंगे बट हमारे लिए थोड़े टफ हो जाते हैं। डिस्पेंसेटर, देखो ये था, तीसरा था डिस्पेंसेटर, ठीक है? इनका काम था आपूर्ति और भंडारण देखना कि घर में कोई चीज़ खत्म तो नहीं हो रही है या फिर कम तो नहीं हो रही है, तो इसका पूरा काम था कि ये उस चीज़ को देखता था। देखो चौथी कैटेगरी का दाइस था साइलेनियरियस। इसको देखो क्या था, दासों का अनुशासन देखना था। जैसे मैंने आप लोग को बताया था ना दास निरीक्षक, इसका भी काम कुछ हद तक वैसा ही था कि ये इन तीनों की देख-रेख करता था कि ये लोग ढंग से काम करते हैं कि नहीं करते हैं। उनके ऊपर कानून बनाता था कि अनुशासन, नियम, कायदे, कानून बनाता था और लागू करता था। इसका काम ये था। चलो अब हम लोग बात कर लेते हैं औद्योगिक दास के बारे में। देखो औद्योगिक जो दास थे वो औद्योगिक स्थानों पर काम करते थे। औद्योगिक स्थान जैसे कि कारखाने हो गए, खदान हो गए, नाव-वाव हो गई, जैसे बड़े-बड़े होते थे, विशाल नाव हो गई और भूजागीर हो गए, इन सब के लिए काम करते थे। और जो औद्योगिक दास थे इनको सिर्फ़ और सिर्फ़ औद्योगिक कामों के लिए ही इस्तेमाल में लिया जाता था।
तो जो लैटिफंडिया दास थे, इन लोगों के बारे में पहले ही बता चुका हूँ कि लैटिफंडिया दास कौन होते थे। चलो दोबारा से एक बार बता देता हूँ कि जो लूट-पाट में जो ज़मीन मिलती थी युद्ध के बाद में, तो उनकी ज़मीन हड़प लेते थे और यहाँ के जो लोग होते थे, उन्हीं से यहाँ पे काम कराते थे। तो वो क्या थे, लैटिफंडियाई दास बन जाते थे। इनकी जो स्थिति थी ना समाज में, वो सबसे ज़्यादा दयनीय थी। क्योंकि जो रोमन साम्राज्य के लोग थे, जो शासक वर्ग था, इनके ऊपर सबसे ज़्यादा अत्याचार करता था, इनका सबसे ज़्यादा शोषण होता था। और जो बाकी के दास थे वो कारखाने हो गए, लंबी नाव, खदानों, भूजागीरों में, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, औद्योगिक स्थान हो गए, ये सब इन पे काम करते थे। अब देखो, औद्योगिक हो या फिर घरेलू हो या कोई सा भी दास हो, सबके लिए देख-रेख करने के लिए एक दास को ज़रूर रखा जाता था, जो इनके निरीक्षक के रूप में काम करता था। वो देखता था कि ये लोग अपना काम जो है वो ढंग से करें। लेकिन यहाँ पे तो देखो एक बात तय थी कि जो सबसे ज़्यादा जो अत्याचार हो रहे थे दासों के ऊपर, वो लैटिफंडिया दास के ऊपर हो रहे थे। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं तीसरे दास के बारे में, जो थे सार्वजनिक दास। सार्वजनिक दास देखो ऐसे दास थे जो शासक के लिए काम करते थे। मान लो कि जो वहाँ की गवर्नमेंट थी, उसके लिए काम करते थे। राज्य का मतलब देखो गवर्नमेंट से होता है, तो राज्य के लिए जो काम करते थे वो सार्वजनिक दास होते थे। और जो इनका स्वामी था वो राज्य था, ठीक है? ये देखो अनेक प्रकार के कार्य करते थे। सार्वजनिक कार्य, सड़क निर्माण हो गया, इमारत निर्माण हो गया, मंदिरों को बनाना हो गया, या फिर मंदिरों की साफ-सफाई करनी हो गई, स्नान घर बनाने हो गया, उनकी साफ-सफाई करनी हो गई। ये जो सब काम था, वो सब किसका काम था? वो सार्वजनिक दासों का काम था। देखो यहाँ पे लिख रखा है मैंने सीज़र के दास। सीज़र के दास देखो ये एक ऐसे सार्वजनिक दास थे जो सिर्फ़ और सिर्फ़ जल सेतुओं की देख-रेख करने के लिए थे। तो सीज़र के दास जो ऐसे दास थे जिनके ऊपर जल सेतुओं का पूरी देखो जल सेतु शायद ये मैंने गलत लिख दिया है। जल सेतुओं की देख-रेख का ज़िम्मा दिया गया था। मतलब कि जल सेतु हो गए थे, मान लो कि नदी जा रही है और यहाँ पे एक ये क्या करा इन लोगों ने पुल बना दिया। तो ये जो पुल बनाया गया है उसकी पूरी देख-रेख हो गई, साफ-सफाई हो गई, मेंटेनेंस हो गया, वो पूरा का पूरा किनको दिया जाता था? सीज़र के दास। मान लो कि जो जिन दासों को ये काम दिया जाता था, उन दासों को सीज़र के दास कहा जाता था। और देखो जो सार्वजनिक दास थे उनको क्या करा जाता था? सार्वजनिक स्नानघर जो होते थे ना, वहाँ पे रखा जाता था। जैसे कि आज हम लोग स्विमिंग पूल में जाते हैं, उसी टाइप से वहाँ पे क्या था, एक मान लो कि ये क्या करा इन लोगों ने, एक सार्वजनिक स्नानघर बना लिया। तो यहाँ पे जो क्या था, मालिश-वालिश करनी हो गई, तेल-वेल लगाना हो गया, या फिर नाई-वाई हो गया, मान लो कि बाल-वाल काटने हो गए, इत्र लगाना हो गया, इन सब कामों को जो था वो भी सार्वजनिक दास ही करता था। और मान लो कि जैसे कि कोई पार्टी-वार्टी कोई कर रहा है या फिर कोई फंक्शन-वंक्शन है, कोई भी कुछ भी काम होता था, जो रसोई-वसोई का काम था वो सार्वजनिक दास ही करते थे। खाना-वाना किसी को खिलाना है तो वो भी सार्वजनिक दास ही करते थे। अब देखो यहाँ पे एक मैंने लिख रखा है ग्लैडिएटर दास। ये ऐसे दास थे, ये इन दासों को ना तलवार चलाना आता था, ठीक है? तो इनकी भूमिका जो थी ना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती थी समाज में, क्योंकि इन लोगों को सेना में भी भेजा जाता था। ये जानवरों के शिकार के समय में भी यूज़ करे जाते थे ग्लैडिएटर दास। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा खतरनाक जो दास थे वो ग्लैडिएटर थे, ठीक है? चलो अब हम लोग देख लेते हैं दासों के साथ समाज में व्यवहार, कि दासों के साथ समाज में कैसा व्यवहार होता था। तो मैंने जैसा ऊपर भी बताया है ना, वो मैंने आप लोगों को उनके काम-काज बताए हैं कि उनको समाज में किस तरह के काम करने पड़ते थे। अब मैं जो आप लोगों को बताऊँगा कि उनके साथ में किस तरह का व्यवहार होता था, ठीक है? वैसे तो सबको इसका तो देखो सबसे पहला तो ये एक लाइन में आंसर बन जाता है कि सबसे ज़्यादा उनका समाज में शोषण होता था, ठीक है? ये तो बात तय है। अब हम लोग बात करते हैं दासों के काम के अनुसार अलग-अलग व्यवहार होता था। मान लो कि किसी को, जैसा मैंने आप लोगों को बताया ग्लैडिएटर के बारे में, वो लोग क्या थे सेना में शामिल हो जाते थे, उन्हें तलवार चलाना आता था, तो उनके साथ में देखो कोई बुरा ज़्यादा व्यवहार नहीं कर सकता, क्योंकि मान लो अगर सेना ही तख्ता-पलट कर देगी तो राज्य कहाँ से बचेगा? तो इसीलिए क्या था, दासों का ना बहुत ज़्यादा अलग-अलग तरीके से व्यवहार होता था। मान लो कोई अगर नाली साफ कर रहा है तो उसके साथ में सबसे ज़्यादा गंदा व्यवहार किया जाता था। या फिर कोई छोटा काम कर रहा है दास तो उनके साथ अलग व्यवहार होता था, कोई खेत में काम कर रहा है तो उनके साथ अलग व्यवहार होता था। तो देखो सबसे ज़्यादा जो गलत व्यवहार होता था, शोषण जो सबसे ज़्यादा होता था वो लैटिफंडियाई दास के साथ में होता था, और ये सबसे ज़्यादा दयनीय स्थिति में रहते थे। और लैटिफंडियाई दास के साथ-साथ में जो खदानों-वदानों में जैसे काम नहीं करते लोग, उनमें जो काम करते थे वो दास भी सबसे ज़्यादा दयनीय स्थिति में रहते थे। देखो गणतंत्र जब स्थापित हुआ था ना रोमन साम्राज्य में, तो क्या था कि दासों के लिए ना कोई भी एक चिन्ह का उपयोग नहीं किया जाता था। लेकिन कुछ मामलों में जो पहले का जो रोम था ना, उस समय पे क्या था ना, लोग ना जो दासों के गले में पट्टे बाँध देते थे। सोचो कि उनकी कुत्तों जैसी हालत कर दी थी कि मान लो ये एक आदमी है और क्या करा लोगों ने, यहाँ पे एक पट्टा डाल लिया और ये रस्सी पकड़ के दूसरा आदमी यहाँ पे चल रहा है।
सोचो ऐसी हालत हो गई थी। सोचो दासों के साथ में इतना बुरा व्यवहार भी होता था कभी। देखो इन्हें लंबे बाल, खाल से बने कपड़े, विवाह हो गया, इन सभी को मनाही थी। मान लो कि ये लंबे बाल नहीं रख सकते, खाल से बने कपड़े भी नहीं पहन सकते, ना ही ये कोई शादी-वादी कर सकते हैं। देखो कॉन्ट्रीवर्नियम, देखो इनके ऊपर सारे प्रतिबंध थे, लेकिन कॉन्ट्रीवर्नियम की इनको स्वतंत्रता थी। कॉन्ट्रीवर्नियम देखो क्या होता है कि मान लो कि ये जो एक दास है, मान लो कि ये कहीं जाता है और किसी स्त्री को मान लो पैसे-वैसे दे करके उसके साथ में कोई संबंध बनाता है, तो ऐसे स्थिति को ये क्या थे, कॉन्ट्रीवर्नियम कहते थे। इनको सिर्फ़ इसी चीज़ की स्वतंत्रता थी, ये परिवार भी नहीं रख सकते थे, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था। परिवार भी देखो ये ल रख सकते थे, अगर मान लो इनका जो स्वामी होता था वो अगर इन्हें आज़ादी दे दे तब। देखो जो दासों का भविष्य था वो पूरी तरह से स्वामियों के हाथ में था। कुछ-कुछ देखो दासों ने ना ऐसे मान लो कि जो अच्छे होते थे दास, उनको अगर अच्छा मालिक भी मिल जाता था, तो वो क्या करता था इनके ऊपर थोड़ा रहम करके इनको आज़ाद भी कर देता था। कई केसों में ऐसा भी हुआ था, आगे उनके बारे में आप लोगों को मैं बताऊँगा। घरेलू दासों के साथ क्रूरता, मान लो कि कोई दास मान लो कि बीमार पड़ गया, मान लो ये दास है, बीमार पड़ गया। अब एक बात बताओ, अगर ये बंदा बीमार पड़ गया तो ये क्या काम ढंग से कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। लेकिन जो स्वामी होता था ना, इनका जो मालिक होता था, वो इनसे ज़बरदस्ती काम कराता था। और मैंने आप लोगों को बताया था कि कानून था कि इनको काम करना ही पड़ेगा, नहीं कर पाते थे उनके ऊपर पेनल्टी लग जाती थी, जुर्माना लगता था, दंड दिया जाता था, सज़ा दी जाती थी। तो कुछ मालिक इतने क्रूर होते थे ना कि दासों के साथ में बहुत ज़्यादा क्रूरता करते थे। और कुछ-कुछ इतने अच्छे होते थे कि मान लो अगर ये बीमार हो गया तो इसको रेस्ट करने के लिए दे दिया टाइम, कि हाँ, दवाई-ववाई ला के दे दी। तो कुछ लोग ऐसे भी थे जो सेवा भी करते थे, कुछ ऐसे थे जो इनको बहुत ज़्यादा क्रूरता से रखते थे। और देखो कभी-कभार क्या हो जाता था कि मान लो कि दास अगर ये काम करने की स्थिति में नहीं आ पा रहा था और बीमार हो जाता था, तो ये लोग क्या करते थे ना, उसके बदले में कोई बैल ले लिया, ठीक है? औज़ार ले लिया कोई, या फिर किसी और चीज़ के बदले में अपने दास को बेच भी देते थे। इतना ज़्यादा सोचो बुरा व्यवहार करते थे ये लोग दासों के साथ में। देखो, जब इतना ज़्यादा यहाँ पे क्रूरता हो रही थी ना, तो अब समझो कि यहाँ पे जब इतना ज़्यादा दासों के साथ में बुरा व्यवहार होगा, तो ये कहीं न कहीं तो विरोध करेंगी, ठीक है? तो 135 और 70 बीसी में सिसिली और इटली में 3 दास आंदोलन हो गए। सोचो कि इतना ज़्यादा हद तक इन लोगों का शोषण होने लगा कि इन लोगों को आंदोलन करना पड़ गया। तो 170 बीसी से लेकर 70 बीसी तक, मतलब 3 बार इस टाइम पीरियड के अंदर-अंदर 3 बार जो थे वो दास आंदोलन हुए थे। पहला हुआ था 135 से लेके 132 बीसी तक, दूसरा हुआ था 104 से लेके 102 बीसी तक, तीसरा हुआ था 73 से लेके 71 बीसी तक, ठीक है? तो मैं आप लोगों को ये तीनों एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, उनकी थोड़ी-थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। देखो, तो सबसे पहले इस विरोध में देखो हुआ क्या था, जो बंदीकरण से जो परेशान थे ना दास, सबसे ज़्यादा देखो बंदीकरण से कौन परेशान था, वो थे लैटिफुंडियाई दास। तो ये जो दास थे, जो बंदीकरण से बहुत ज़्यादा जो शोषित थे, उन लोगों ने क्या करा था, बहुत ही ज़्यादा भड़के हुए थे, ये लोग इनके बहुत ज़्यादा विरोध कर रहे थे। तो इन्होंने क्या करा, युद्ध स्टार्ट कर दिया। मान लो रोमन साम्राज्य के जो कुलीन तंत्र के लोग थे उनके विरुद्ध उन्होंने युद्ध स्टार्ट कर दिया। उसके बाद में इन्होंने क्या कांड कर दिया, जो बागानों का जो खेतों का जो मालिक था ना, जो लैंड का जो मालिक था, उसको उन लोगों ने मार दिया, उसको मौत के घाट उतार दिया, वो बेचारा मर गया। उसके बाद में क्या हुआ, बहुत ही ज़्यादा मतलब व्यापक रूप से क्या था, ये दास आंदोलन था वो बढ़ता चला गया। फिर उसके बाद में देखो इन लोगों को जवाब में क्या किया गया, रोमन साम्राज्य ने 132 बीसीई में क्या करा, इन लोगों ने एक सैनिक टुकड़ी भेज दी। सैनिक टुकड़ी जैसी भेजी तो इन लोगों ने क्या करा, इस विरोध को चुपचाप से कुचल दिया और जो बेचारे दास थे वो चुपचाप बैठ गए। अब देखो जो दूसरा विद्रोह था 104 से 102 बीसी तक चला। देखो जो ये दूसरा जो विद्रोह स्टार्ट हुआ था ना, इसका जो नेतृत्व था वो सल्वियस कर रहा था। मैं लिखने की कोशिश करता हूँ एक बार, हो गया सल। देखो जो दूसरा जो विद्रोह था इसका जो नेतृत्व था वो सल्वियस कर रहा था, ठीक है? सल्वियस कर रहा था, लेकिन इसका जब मृत्यु हो गई तो एथेनियन लोग थे, मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में एथेनियन के बारे में बता रखा है। तो जो एथेनियन लोग थे वो इसकी मृत्यु के बाद में सक्रिय हो गए और उन्होंने इस विरोध को स्टार्ट कर दिया। लेकिन फिर से क्या हुआ, 102 बीसी में जो रोमन सैनिक थे उन लोगों ने इनका विरोध फिर से कुचल दिया। लेकिन यहाँ पे जो तीसरा विद्रोह है, ये 73 से 71 बीसी वाला, ये जो था ना वो सबसे ज़्यादा खतरनाक विद्रोह था।
क्योंकि इस विद्रोह में ना ग्लैडिएटर ने भाग लिया था और मैंने आप लोगों को बताया ही है कि ग्लैडिएटर जो लोग थे वो क्या थे, सबसे ज़्यादा खतरनाक थे दासों में। तो देखो जो तीसरा विद्रोह था वो ग्लैडिएटर के अंतर्गत किया गया था। तो ग्लैडिएटर का जो सेनापति था उसका नाम था स्पार्टकस। इसका जो था ना वो रोमन इतिहास पर गहरा प्रभाव था। मान लो कि ये जाना माना व्यक्ति था और इसने क्या करा ना, विद्रोह कर दिया। लेकिन यहाँ पे देखो क्या था ना, जो सरकार थी ना वहाँ की, उसने क्या करा, राजनीतिक लाभ के लिए इसका फायदा उठाया और रोमन गणतंत्र में ना क्या करा था इन लोगों ने, समाज परिवर्तन की मांग कर दी, साम्राज्य के परिवर्तन की मांग कर दी। इसके बाद में क्या था, जो 70 बीसी के आसपास में जो दास विद्रोह था वो कोई बड़े स्तर का विद्रोह नहीं रह गया था, क्योंकि देखो जब राजनीतिक मुद्दा ये बन गया ना, तो ये जो मतलब ये दास आंदोलन था ना, ये थोड़ा दबता चला गया और अधिकांश जो दास थे वो प्रतिरोध को, मतलब इनका जो विरोध था उसको खुले तौर पे नहीं कर पा रहे थे और ना ही इसमें कोई ज़्यादा हत्या-वत्या ज़्यादा हुई थी। तो इसके लिए क्या था, ये धीरे-धीरे करके निष्क्रिय होता चला गया और ये जो दास आंदोलन था ये भी खत्म हो गया। चलो अब हम लोग बात कर लेते हैं स्वतंत्र दास के बारे में और ये हमारा लास्ट टॉपिक है। इसके बाद में हमारा ये रोमन साम्राज्य में दासता वाला टॉपिक पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो देखो स्वतंत्र दास जो थे ना, उनको उनको 3 प्रकार की श्रेणियों में रखा गया था। पहला था इंजेनस, दूसरा था लिबर्टिनस, तीसरा था पेक्यूलियम। जो इंजेनस जो लोग थे ना, ये स्वतंत्र व्यक्ति होते थे। इन लोगों को जबरन दास नहीं बनाया जा सकता था। इनका मन होगा तो ये कारखानों में काम करेंगे, घर में जाके काम करेंगे, नहीं मन होगा तो ये बिल्कुल भी नहीं करेंगे और इनके ऊपर कोई भी लोग जोर दबाव नहीं बना सकते थे। दूसरे थे लिबर्टिनस। ये दास देखो ऐसे थे जिनको दास मुक्ति के तहत स्वतंत्रता मिली थी। जैसा मैंने आप लोगों को बताया था ना ऊपर, कि जो कुछ अच्छे मालिक होते थे, अच्छे स्वामी होते थे, वो अपने दासों को आज़ाद भी कर देते थे। तो वो दास लिबर्टिनस के अंतर्गत आते थे। और तीसरे दास देखिए ये होते थे पेक्यूलियम दास। ये दास ऐसे होते थे जो अपनी स्वतंत्रता को खरीदते थे। मान लो कि एक ये कोई इंसान है, इसने इसको एक दास बना रखा है, ठीक है? तो इसकी ना ये कोई कीमत तय कर देगा। मान लो इसने बोल दिया कि मेरे को 10,000 रुपये चाहिए। तो ये बंदा अपना काम करके, बाहर से या फिर कहीं भी घर का भी करके, इसका कहना मान के भी अगर ये 10,000 रुपये जुटा लेता था और ये सक्सेसफुली अपने मालिक को दे देता, तो ये क्या था, ये दास मुक्ति से आज़ाद हो जाता, मतलब दासता से ये आज़ाद हो जाता था। ऐसे दास जो होते थे वो पेक्यूलियम कहलाते थे। लेकिन ऐसा नहीं था कि ये ज़बरदस्ती आज़ाद हो जाता, कि ये पैसे दे दिए और आज़ाद हो गया। देखो कोई मालिक ऐसा भी होता था जो क्रूर होता था, वो इसको काम ही नहीं करने देगा दूसरा, तो ये बंदा दूसरा कहाँ से पैसे जुगाड़ करेगा। तो ऐसे दासों को क्या था, आज़ादी नहीं मिलती थी, जो पैसा नहीं दे पाते थे। जिनके मालिक थोड़े से उदारवादी होते थे, उन लोगों को ही आज़ादी मिल पाती थी। और देखो जिनको स्वामी आज़ाद कर देते थे ना, ये जो भूस्वामी हो गए, है ना, उनको आज़ाद करने के बाद में रोमन नागरिकता मिल जाती थी। मान लो कि ये दास है कोई और ये आज़ाद किया गया तो इसको रोमन नागरिक माना जाएगा। तो देखो धार्मिक मठ में सम्मिलित होने पर भी आज़ादी मिल जाती थी। मान लो वो धार्मिक कर्मकांडों में अगर शामिल हो गया तो सोचो उसको भी मुक्ति मिल जाती थी। लेकिन ऐसा सिर्फ तभी संभव था जब उसका स्वामी उसको आज़ादी दे, वरना इसका संभव ऐसा कुछ भी नहीं था। और यहाँ पे देखो कुशल कारीगर जो होते थे ना, उन्होंने ही क्या करा था, दासों की संपत्ति अर्जित की थी, क्योंकि इनके पास में क्या था, कुछ नहीं था। इन लोगों ने सिर्फ दासों पे कंट्रोल करा, इनसे काम करवाया और पैसा कमाया, अपनी जेब में रख लिया। इन लोगों की बहुत ज़्यादा बुरी स्थिति कर दी। तो कुशल कारीगर ही ऐसे थे जिनकी वजह से इन्होंने अपनी संपत्ति को अर्जित किया था। देखो जो स्वतंत्र दास जो होते थे ना, उनको सीनेट हो गया, घुड़सवार हो गया, इनमें भर्ती की मनाही थी। और तो और ये उच्च वर्ग में विवाह की भी मनाही थी। ये लोग विवाह तक नहीं कर सकते थे अपने से ऊंचे वर्ग में। जो ये आज़ाद हो जाते थे ना ये दास प्रथा से, उन व्यक्तियों को ना ही सीनेट बनने की आज़ादी थी, ना ही घुड़सवार में भर्ती होने की आज़ादी थी और ना ही वे उच्च वर्ग में विवाह कर सकते थे। दासता रोम के लिए महत्वपूर्ण थी। दासों में कमी अर्थव्यवस्था पर संकट भी बन गया। देखो मैंने आप लोगों को शुरू में ही बता दिया कि जो दासता जो है ना, वो अर्थव्यवस्था में बहुत ही ज़्यादा बड़ा स्थान रखती है। और दास प्रथा की जैसी-जैसी कमजोरियाँ होती चली गई, मान लो कि दास आज़ाद होते चले गए, तो धीरे-धीरे क्या हुआ ना, अर्थव्यवस्था इसकी संकट में आ गई और धीरे-धीरे करके क्या होता है, रोमन साम्राज्य का पतन भी हो जाता है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। तो इसी के साथ में हमारा ये वाला टॉपिक आज पूरा खत्म हो जाता है, ठीक है? अगर आप लोगों को कुछ भी समझ नहीं आया है तो आप लोग मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं।
और अगर आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए नोट्स की, वैसे तो ये जो मैंने आप लोगों को जो भी कुछ पढ़ाया है वो मैंने इग्नू के नोट्स से बनाया है, ठीक है? अगर आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए तो मेरे को एक मैं ईमेल आईडी दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग उसमें मेरे को मेल कर देना और मैं आप लोगों को इस मेल आईडी पे इसकी जो पीडीएफ है वो मैं आपको शेयर कर दूँगा, ठीक है? आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और लाइक करें वीडियो को और शेयर भी ज़रूर करें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो तभी आएगी जब इस वीडियो पे मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। मान लो कि अच्छे व्यूज़ आएँगे और कमेंट्स आएँगी, लाइक्स आएँगे, तभी मैं इसके आगे की और वीडियोज़ को बनाने के बारे में सोचूँगा, ठीक है? यही कारण मेरा था कि मैं बहुत टाइम से वीडियो नहीं बना रहा था, क्योंकि मेरे को वीडियोज़ पे अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। बट आप लोगों की बहुत सारी डिमांड आ रही थी लोगों की कि दास्ता के ऊपर मैं वीडियो को बनाऊँ, इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।